नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें, आज बजट डे था, लेकिन पॉलिटिकल बजट जो है वो बड़ा हिला हुआ है कई राज्यों में। पॉलिटिकल बजट आज आप समझ गए होंगे। शुरुआत इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। महागठबंधन के विधायक रांची से हैदराबाद जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम खराब होने के कारण अब तक नहीं उड़े विमान। दो अलग चार्टर्ड विमानों से हैदराबाद जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। चंपई सोरेन ने आज राज्यपाल से की मुलाकात। सरकार बनाने के लिए न्योता देने की अपील की गई। चंपई सोरेन बोले, राज्यपाल ने कल तक का वक्त मांगा। हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत। आज रात होटवार जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। बड़ी खबर, झारखंड के सियासी संकट पर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी धनादेश के दम पर जनादेश को चल रही है, प्रियंका गांधी ने कहा। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की कल ईडी के सामने होगी पेशी। जांच एजेंसी ने 5वीं बार समन भेजा। आबकारी घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ होगी। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। पीएम ने कहा 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। और ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू। तहखाने में सुबह से शाम तक 5 बार आरती होगी। श्रद्धालुओं को दूर से दर्शन करने की इजाजत होगी। बड़ी खबर, ज्ञानवापी के मसले पर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बैठक। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठन बैठक में शामिल हुए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इन सब के बीच में कल इंडिया गठबंधन के सांसदों की बैठक होगी। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में होगी बैठक। झारखंड के हालात और संसद की रणनीति पर चर्चा संभव है। इन सभी खबरों के साथ आइए अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद पहली खबर, झारखंड में महागठबंधन को 43+ विधायकों का समर्थन हासिल है। फिर राजभवन में क्यों फंसा सरकार का गठन। दूसरी खबर, ज्ञानवापी तहखाने में हर दिन 5 वक्त आरती होगी। मुस्लिम पक्ष अब आगे क्या करेगा। तीसरी खबर, बजट भाषण में मोदी सरकार का आत्मविश्वास दिखाया कि अंतरिम बजट मोदी हैट्रिक की गारंटी है। चौथी खबर, यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। 14 फरवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान इससे क्यों परेशान। पांचवी खबर, मिस्टर जकरबर्ग आपके हाथ खून से रंगे हैं। मेटा के सीईओ पर गंभीर आरोप किसने लगाया। इन सभी खबरों के साथ अब बड़ी बात। फिक्र आपकी की शुरुआत करते हैं 24 घंटे से जारी झारखंड के पॉलिटिकल ड्रामे से। इस वक्त झारखंड की राजनीतिक स्थिति को लेकर रांची से दिल्ली और हैदराबाद तक जबरदस्त हलचल है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का दावा पेश किए 24 घंटे हो चुके हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अभी तक शपथ ग्रहण का न्योता नहीं दिया। शाम को चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की। एक बार फिर 47 विधायकों के साथ होने का दावा किया। राज्यपाल ने बातें सुनी और फिर कल तक का वक्त मांगा। उसके बाद रांची में हलचल बढ़ गई। महागठबंधन के विधायकों में कोई तोड़फोड़ न हो जाए, इसलिए विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी है। विधायकों से भरी बस सर्किट हाउस से निकलकर एयरपोर्ट पहुंची, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस के कोऑर्डिनेटर प्रणब झा खुद मौजूद थे। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की विधायकों के साथ प्लेन में तस्वीर सामने आई। 39 विधायक हैदराबाद जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोहरे और बारिश के कारण फ्लाइट में देरी है। हैदराबाद में विधायकों के ठहरने का इंतजाम बेगमपेट में किया गया। रांची एयरपोर्ट पर महागठबंधन के नेताओं ने क्या कहा, आपको सुना। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था, वो लोग भी कल तक में आ जाए, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। आ रही है, हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कोई कुछ नहीं कर सकता। सब लोग जा रहे हैं और 3-4 लोग हम लोग रहेंगे। जो हमारे 43 की संख्या है वो है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे पास विधायकों का समर्थन है तो सरकार तो बनाएंगे ही। अब वो जब समय देंगे तो हम लोग जाएंगे। सरकार बनने की उम्मीद है महागठबंधन की? बिल्कुल, उम्मीद क्या, सरकार है। तो फिर आप लोग जा क्यों रहे हैं झारखंड छोड़? नहीं, देखिए, ये रणनीतिक चीजें होती है, सब कुछ बता के नहीं होता है। नई सरकार बनाने में विलंब किया जा रहा है, इसलिए। कहाँ गए हैं सारे विधायक? सारे विधायकों के आप ही लोग से तो सुना मैंने कि हैदराबाद जा रहे हैं। विधायकों से आपकी बातचीत हुई होगी, रणनीति आपने बनाई होगी। रणनीति तो सभी को पता है, ये कोई छुपने वाली बात है नहीं। सभी लोग हैदराबाद जा रहे हैं। कितने लोग गए हैं, कितने विधायक गए हैं? 3 विधायकों की सूचना मुझे है।
विधायकों को हैदराबाद की फ्लाइट में बिठाकर विधायक दल के नेता चंपई सोरेन, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन वापस घर लौट आए। इस बीच महागठबंधन के विधायकों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चंपई सोरेन विधायकों की गिनती करा रहे हैं। विधायकों की अकाउंटिंग 1 से शुरू होकर 43 पर रुकती है। इस वीडियो के जरिए चंपई सोरेन ने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया है। ये वीडियो सर्किट हाउस का बताया जा रहा है। वैसे चंपई सोरेन और महागठबंधन के नेता कल से लगातार कह रहे हैं कि रांची में 43 विधायक मौजूद हैं और 4 विधायकों का उनके पास और समर्थन है। सर्किट हाउस से राजभवन और राजभवन से एयरपोर्ट तक महागठबंधन के विधायकों की ये भागदौड़ सुबह से चलती रही। चंपई सोरेन के राजभवन जाने से पहले रांची में क्या हुआ, आप खुद देखिए। राजभवन से चंपई सोरेन को बुलावा नहीं आया तो दोपहर करीब 1:15 पर रांची के सर्किट हाउस में एक बस बुला ली गई। ये बस पिछले दरवाजे से सर्किट हाउस में दाखिल हुई। सर्किट हाउस में पहले से 3 ट्रेवलर खड़े थे। खबर आई कि हैदराबाद से स्पेशल फ्लाइट रांची पहुंच रही है और महागठबंधन के लगभग 35 विधायकों को हैदराबाद या फिर बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा और इन दोनों जगहों पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। लोग हैदराबाद जा रहे हैं क्या? आप लोग हैदराबाद जा रहे हैं क्या? एक दो दिन आलम साहब, आप लोग हैदराबाद जाएंगे क्या? नहीं, अभी नहीं, उसका बात नहीं हुआ। सबकी नजरें राजभवन की तरफ थी, लेकिन कोई संदेश नहीं आ रहा था। ऐसे में महागठबंधन में बेचैनी बढ़ने लगी। राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठने लगे। संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने खत्म कर दिया है और अब पद को भी खत्म करें। राज्यपाल के रवैया से तो यही लग रहा है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के करीब 18 घंटे बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल को एक चिट्ठी भिजवाई। इसमें लिखा था, 31 जनवरी को रात में 8:45 पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार हुआ। इसके बाद महागठबंधन के 5 सदस्यों ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया। राज्यपाल को 43 विधायकों के दस्तखत वाला समर्थन पत्र भी सौंपा, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। लेकिन 18 घंटे से राज्य में कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है। आपसे अनुरोध है कि मुझे सभी विधायकों के साथ 3 बजे राजभवन में मिलने का समय दिया जाए। चंपई सोरेन की चिट्ठी मिली तो राजभवन एक्टिव हुआ। दोपहर करीब 3 बजे राजभवन की तरफ से चंपई सोरेन को एक मैसेज भेजा गया। राज्यपाल ने चंपई सोरेन सहित 5 विधायकों को मिलने के लिए राजभवन बुलाया। शाम करीब 5:15 बजे चंपई सोरेन महागठबंधन के 4 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। करीब आधे घंटे बाद चंपई सोरेन राजभवन से बाहर आए। नया सरकार गठन का प्रक्रिया को पूरी किया जाए, ये हम लोग कहा। लेकिन राज्यपाल महोदय से ये आश्वासन मिला कि हम जल्दी करने का हम विचार कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग ने बात किया है और कल हम लोग ने दावा पेश किए थे। उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। हमने कहा कि अब चंद दिन पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, बिहार में 5 घंटा में शपथ हो गया, तो न्याय कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नियम के अनुसार। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसको हम करेंगे। यानी ये तय हो गया कि राज्यपाल तुरंत चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए नहीं बुला रहे हैं। वो कल विशेषज्ञों से राय लेकर कोई फैसला करेंगे। इस सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झारखंड के राज्यपाल पर तीखे हमले किए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया था, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के 1 दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया। पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबरें कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड। भाजपा हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है, ये लिखा प्रियंका गांधी। झारखंड के राज्यपाल सवालों के घेरे में। इस वक्त झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर आपके मन में कई कंफ्यूजन होंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये गाड़ी जिसमें चंपई सोरेन, आलमगीर महागठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन शाम 5:15 बजे राजभवन पहुंचे तो लगा कि झारखंड का सियासी नाटक खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने कल तक का वक्त मांग लिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज्यपाल चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए बुला क्यों नहीं रहे। दूसरा सवाल, झारखंड में राजनीति का क्या खेल चल रहा है? क्या झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने की सोच रही है
या फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि झारखंड में इस वक्त सियासी संकट के साथ साथ संवैधानिक संकट की स्थिति भी बन गई है, क्योंकि झारखंड के 4 करोड़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। सवाल और भी हैं। पिछले 24 घंटे से झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तकनीकी तौर पर हेमंत सोरेन ही कार्यवाहक सीएम हैं। बिना मुख्यमंत्री के झारखंड की सरकार कौन चला रहा है? इस वक्त सरकार का मुखिया जेल में है। झारखंड से जुड़े अहम फैसले कौन ले रहा है? सीएम जेल में है, इसलिए नीतिगत फैसले कोई नहीं ले पा रहा है। सवाल ये भी कि अब आगे क्या होगा? सबसे ज्यादा संभावना यही है कि राज्यपाल चंपई सोरेन की शपथ कराएं। चंपई सोरेन ने 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, तो राज्यपाल क्यों नहीं बुला रहे? इसका जवाब है कि राज्यपाल विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। राज्यपाल के पास और क्या विकल्प हो सकता है? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। क्या झारखंड में बीजेपी की सरकार बन पाएगी? फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी बहुमत से 9 सीट दूर है। बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। इसकी संभावना इसलिए भी कम लग रही है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव में अब 11 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। वैसे झारखंड की सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी एक्टिव जरूर है। आज बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री करमवीर सिंह शामिल हुए। बीजेपी ने कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक होगी। एक तरफ चंपई सोरेन की शपथ को लेकर राजनीतिक हलचल बड़ी हुई, दूसरी तरफ ईडी कानूनी कार्रवाई में लगी। दोपहर करीब 2:30 बजे हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट में लाया गया। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने रिमांड पर फाइनल फैसला नहीं सुनाया। फिलहाल सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फाइनल ऑर्डर कल आएगा। दरअसल कल सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसीलिए पीएमएलए कोर्ट ने तय किया कि वो रिमांड पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद करेगा। आखिर हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा? दरअसल सोरेन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी हैं, जिसमें सेना की 4.55 एकड़ जमीन भी शामिल है। इसी मामले में सोरेन के करीबी आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये रिपोर्ट ईडी ने कोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का पूरा आधार बताया। पिछले साल 13 अप्रैल को छापे में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद के पास जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और रजिस्टर मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रांची पुलिस ने 1 जून 2023 को भानु प्रताप के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद 26 जून को पुलिस की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी की जांच में सामने आया कि भानु प्रताप एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है, जो कि बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डीड बनाकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करता है। हेमंत सोरेन का ऐसी कई जमीनों पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कब्जा था। 3 मामले हैं इनके खिलाफ। पहला मामला है जमीन की लूट का, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा मामला है अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग। तीसरा मामला है कोयला की खदान में घोटाले का। अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं। आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जब भानु प्रताप के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें सोरेन की ऐसी कई संपत्तियों की जानकारियां मिली। भानु प्रताप के मोबाइल फोन पर 12 जमीन के टुकड़ों की लिस्ट मिली, जिनका एरिया करीब 8.5 एकड़ है। ईडी ने पीएमएलए के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए। उन्होंने भी बताया कि सोरेन ने जमीन के इन टुकड़ों पर अवैध तरीके से कब्जा किया है और इन पर सोरेन और उसके करीबियों का स्वामित्व है। इसी मामले में 29 जनवरी को ईडी की टीम ने सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन वाले घर पर छापे मारे थे। तलाशी के दौरान घर से 36 लाख से ज्यादा कैश और जमीनों के दस्तावेज मिले। ईडी का आरोप है कि यह पैसा 8.5 एकड़ जमीन से हुई कमाई का हिस्सा है और सोरेन सीधे तौर पर जमीनों के अधिग्रहण और कब्जा करने में शामिल है।
ईडी का कहना है कि भानु प्रताप के साथ सीधे इस सिंडिकेट में जुड़ना और जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना पीएमएलए के तहत हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी का पुख्ता आधार है। राजनीति के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी एक खबर। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान के बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा की शुरुआत हो गई। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर देर रात ज्ञानवापी के ब्यास तहखाने में पूजा अर्चना हुई। टीवी 9 भारतवर्ष के पास तहखाने में आधी रात को हुई पूजा का एक्सक्लूसिव वीडियो है। पहली बार टीवी पर आप ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा होते देख रहे हैं। अंदर पूजा हो रही थी, बाहर हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। पूजा के वक्त तहखाने में 5 लोग मौजूद थे। ये 5 लोग कौन थे और पूजा आधी रात में ही क्यों हुई, ये रिपोर्ट देखें। 31 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने को खोलकर आधी रात करीब 2 बजे पूजा पाठ किया गया। भगवान शिव समेत 8 देवों की पूजा की गई। पूजा के दौरान तहखाने में बनारस कमिश्नर, सीओ विश्वनाथ मंदिर, एडीएम प्रोटोकॉल, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। द्रविड़ जी के निर्देश पर विधि विधान से विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा जी ने पूजा संपन्न कराई। ओम प्रकाश मिश्रा गर्भगृह के पुजारी हैं और मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका निभाते हैं। पूजा के बाद कुछ लोगों को चरणामृत और प्रसाद दिया गया। मील का पत्थर है, एक तरह से ये माना जाए तो ये मान लीजिए कि आज जो है खास तौर से शिलान्यास एक तरह से हुआ है, प्रथम शिलान्यास हुआ। अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। पूजा के विधि विधान की शुरुआत रात करीब 12 बजे पंचगव्य से तहखाना शुद्ध करने के साथ हुआ। फिर षोडशोपचार पूजन हुआ। पंचगव्य और गंगा जल से सभी मूर्तियों को स्नान कराया गया। इसके बाद देवता महागणपति का आह्वान किया गया। फिर सभी विग्रहों को अक्षत, धूप, दीप, चंदन, पुष्प और नैवेद्य चढ़ाया गया। फिर आरती की गई। व्यास जी के तहखाने में करीब आधे घंटे तक पूजन हुआ। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। व्यास तहखाने में विष्णु भगवान की एक प्रतिमा, गणेश भगवान की एक प्रतिमा, हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं, जोशी मठ की 2 प्रतिमाएं, एक राम नाम लिखा हुआ पत्थर, एक मकर अखंड ज्योति रखवाई गई, जिनकी देर रात व्यास परिवार की ओर से पूजा की गई थी। आधी रात को पूजा कराने के पीछे खास मकसद था। सबको पता था कि मुस्लिम पक्ष इसे चुनौती देगा। अगर कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर यथास्थिति बहाल करने का आदेश देता है, तब भी यथास्थिति के मुताबिक तहखाने में पूजा होती रहेगी। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जिनके निर्देश पर तहखाने में पूजा हुई, अब तहखाने में सभी देवताओं की दैनिक आरती होगी। आज शाम 4 बजे तहखाने में आरती हुई। श्रद्धालुओं को भी दूर से दर्शन का मौका मिला। किसी को भी अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत नहीं है। हमारे सहयोगी पंकज झा ने आरती से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इसके मुताबिक सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4 बजे अपराह्न कालीन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और फिर रात 10:30 बजे शयन आरती कराई जाएगी। बुधवार को प्रशासन ने कोर्ट का फैसला आते ही पूजा कराने की तैयारियां शुरू कर दी थी। डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी रात भर मौके पर डटे रहे। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में यह तहखाना कहां पर है, तहखाने में पूजा पर रोक किसने लगवाई थी। व्यास जी तहखाने में पूजा का काम सोमनाथ व्यास करते थे। दिसंबर 1993 में तत्कालीन मुलायम सरकार के मौखिक आदेश पर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई। तहखाने को सील कर दिया गया। बाद में बैरिकेडिंग कर दी गई। 31 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। तहखाना फिर से खुला है। व्यास तहखाना भगवान नंदी के ठीक सामने है। नंदी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विराजमान है। ये ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर इमारत में मौजूद है। एएसआई की टीम ने व्यास तहखाने का सर्वे किया है। यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके साथ साथ तहखाने के अंदर मंदिर के होने के साक्ष्य मिले हैं। पूजा की शुरुआत होने पर व्यास परिवार के सदस्यों ने खुशी जताई है।
हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो वो स्वयं भूलिंग का मंदिर है आज विश्वेश्वर का, ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही। तहखाने में पूजा की शुरुआत होने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब प्रभु की इच्छा है। सब प्रभु की इच्छा है, हर हर महादेव, सब प्रभु की माया है। तहखाने में पूजा का हक मिल चुका है। सवाल है कि वजू खाना का क्या होगा। हिंदू पक्ष सील एरिया में मौजूद वजू खाना के एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है। अपील पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है। वजू खाना उस जगह मौजूद है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 से सील कर रखा है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि एएसआई सर्वे में मंदिर से जुड़े कई तथ्य सामने आने के बाद वजू खाने के सर्वे की अनुमति मिल सकती है। वजू खाना का मामला अदालत में विचाराधीन है। व्यास जी तहखाने में पूजा हो रही है। सवाल है कि क्या काशी विश्वनाथ अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे? क्या ज्ञान वापी के मामले में भी अयोध्या जैसा परिणाम निकलेगा? मुस्लिम पक्ष इस मामले में अब आगे क्या करने वाला है? क्योंकि अयोध्या में भी टेंट में रामलला की पूजा सालों से हो रही थी। मामला अदालत में चल रहा था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। अब भव्य मंदिर में बालक राम विराजमान भी हो चुके हैं। हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या ज्ञान वापी का समाधान भी अयोध्या की तरह अदालत से होगा? तहखाने में पूजा को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के समक्ष अर्जी को मेंशन किया। उन्होंने लिस्टिंग रजिस्ट्रार के पास जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने को मुस्लिम पक्ष को भेजा। मुस्लिम पक्ष के वकीलों के मुताबिक जल्द मामले पर सुनवाई होगी। ज्ञान वापी के मसले पर मुस्लिम पक्ष वाराणसी से दिल्ली तक एक्शन में है। दिल्ली में जमीयत के दफ्तर में मुस्लिम संगठनों ने बड़ी बैठक की। बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस जैसे संगठन शामिल हुए। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। 4 घंटे चली बैठक में मामले पर आगे की रणनीति बनाई गई, लेकिन तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी गरमा गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। वहाँ पहले से हो रही थी, व्यास परिवार पूजा कर रहा था, उसको रोकना नहीं चाहिए था। को मान कर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को कुछ हो तो कानूनन जाए आगे, कोई कानून तो रुका नहीं ना उनको जाने के लिए। सभी जातियों को, सभी समाजों को, सभी वर्गों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर चलने का भाव हमारा है। और एक बार फिर से झारखंड में जो सियासी संकट चल रहा है उस पर बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, हैदराबाद नहीं जा सके महागठबंधन के विधायक। 2 चार्टर्ड प्लेन एयरपोर्ट पर ही खड़े रहे। खराब मौसम के चलते फ्लाइट रद्द कर दी गई। विमान के अंदर 39 विधायक मौजूद। घने कोहरे के चलते उड़ान नहीं भर पाया विमान। और आज बजट डे था। बल्कि अब वो खबर जिसका जो असर है वो सीधे हमसे ताल्लुक रखता है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी। आज मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, जिसमें आत्मविश्वास की झलक दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लाए गए इस अंतरिम बजट में कोई चौंकाने वाला ऐलान नहीं है, बल्कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर फोकस दिखा। यह बजट बुनियादी रूप से महिला, गरीब, किसान और युवा पर केंद्रित है। सबसे पहले आपको इस अंतरिम बजट की 10 बड़ी बातें बता। 1 करोड़ इनकम टैक्स बकाए दारों को राहत है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर का ऐलान किया गया। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम का दायरा बढ़ेगा। बिजली बचत के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत
मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे, मेट्रो और नमो भारत का दायरा बढ़ेगा। लक्षद्वीप समेत इन द्वीपों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। शुरुआत में हमने कहा था कि यह बजट मोदी सरकार का आत्मविश्वास दिखाता है। वो हमने क्यों कहा? इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने के 58 मिनट के भाषण से मिले हैं। उनके मुताबिक अंतरिम बजट ट्रेलर है, असली पिक्चर जुलाई में पूर्ण बजट में दिखाई देगी। बजट पर पीएम मोदी की तारीफ में भी यही झलक दी। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। बेशक ये अंतरिम बजट है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि जो घोषणाएं की गई उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, किस वर्ग को क्या फायदा होगा। ये जानने के लिए ये रिपोर्ट। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा बजट पेश किया, जिसमें आगे का रोड मैप भी दिखाया गया। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi created for more opportunities for employment. The people blessed the government with a bigger mandate. बजट में अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा है, जिससे बेघरों के घर का सपना पूरा होगा और घरों की डिमांड भी बढ़ेगी। घरों की छत पर सोलर प्लांट लगेंगे, जिससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और इससे 15,000 से 18,000 रुपए की बचत का अनुमान है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी, साथ ही देश में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Bank accounts and financial services for all in record time. अंतरिम बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं और महिलाओं पर भी खास फोकस किया गया, इसलिए इसका असर जानना जरूरी है। Food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Ayushman Bharat, healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. बजट में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मिशन का जिक्र है, जिसके तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का वैक्सीनेशन होगा। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से राहत मिलेगी, यानी भारत में लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर शामिल किए जाएंगे, जिससे चिकित्सा खर्च में बचत होगी। लखपति दीदी योजना को बढ़ाते हुए 3 करोड़ महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे महिला सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। Lakpati Didi, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape. Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. इसके अलावा प्रमुख शहरों में मेट्रो और नमो भारत का विस्तार होगा, जिससे महानगरों के पास के शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी
और सड़कों पर ट्रैफिक घटाने में मदद मिलेगी। The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. अंतरिम बजट को लेकर कुछ देर पहले हमारी सहयोगी सुमेरा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की। उन्होंने इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया। कहने के लिए इंटरिम बजट है, लेकिन ये इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है और विकसित भारत का नींव, मजबूत नींव रखने वाला ये बजट है। और ये अगर मैं कहूँ गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चारों स्तंभों के लिए, इन सबको ध्यान में रख के बजट को बनाया गया है। ये गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारे बड़ा ये बजट है, उनके हित का बजट है। और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे कोई नया टैक्स थोपा नहीं गया है, उल्टा यहाँ पर 1 करोड़ ऐसे करदाता जिनके ऊपर पुराने मुकदमे चल रहे थे उनके वो ख़त्म हो जाएंगे और उनके लिए और राहत भरा ये होगा। इसके अलावा जो 7 लाख रुपए तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंडिविजुअल को जिसकी आय 7 लाख रुपए तक है, 11,11,111 करोड़ रुपए ये कैपेक्स यानी कि आधारभूत ढांचे पे खर्च होंगे। ये मोदी सरकार ने बजट में रखा है। इनकम टैक्स को लेकर हर बार बजट से उम्मीदें रहती है, हालांकि टैक्स पेयर को निराशा हाथ लगी, लेकिन बकायेदारों को राहत मिली। बजट में इनकम टैक्स बकायादारों के 2009-2010 तक 25,000 तक की देनदारी, जबकि 2010-2015 तक की 10,000 तक की देनदारी माफ होगी। इससे 1 करोड़ आयकर दाताओं को राहत मिलेगी। वहीं इनकम टैक्स अब 10 दिन में रिफंड होगा, यानी इनकम टैक्स रिफंड अब जल्दी मिलेगा। इस नई व्यवस्था से भी करदाताओं को राहत होगी। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा ने बातचीत की। अंतरिम बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस साल का भी फिस्कल डेफिसिट 5.9 के बदले 5.8 पे कंटेन किया गया है। लोगों को डर था कि बढ़ जाएगा, उसके बदले घट गया है। अगले साल भी 5.1 और उसके अगले साल 4.5, यानी हर प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला ये बजट मुझे लगता है कि उद्योग जगत हो, फाइनेंस की दुनिया हो या इकोनॉमिक्स हो, उन सबको इससे एक बड़ी राहत मिली कि फिस्कल प्रूडेंस का बजट है। दूसरा, जो सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जिससे समाज के हर वर्ग, गरीब हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, उनके लिए कई सारी योजना के तहत सरकार ने काम किया है। कैसे वो हर एक तक पहुंचे, उसके लिए भी इस बजट में दिखाया गया है कि कोई भी पीछे ना रह जाए। हमें परफॉर्म करना है, देश को ट्रांसफॉर्म करना है और रिफॉर्म की दिशा में इस देश को और तेज गति से आगे लेके जाना है। मोदी सरकार के बजट में भले ही आत्मविश्वास दिख रहा है, लेकिन विपक्ष को इसमें दम नजर नहीं आ रहा। विपक्ष इसे मोदी सरकार का आखिरी बजट बता रहा है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। वित्त मंत्री ने अपनी वाहवाही की है और जो सरकार 10 साल पहले थी उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है, उसका विस्तृत जवाब जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने विशेष कहा कि वो व्हाइट पेपर लेकर आएंगे कि कांग्रेस के कुशासन वो क्या स्वरूप लेकर क्या बोझ बना था हमारे देश पर। अंतिम सांसें गिन रहे हैं अपने देश की राजनीति में, उनको सभी अंतिम दिखाई देता होगा। इसमें भविष्य की उपलब्धियों का जिक्र है, अतीत की
और भविष्य का एक मजबूत रास्ता है कि जुलाई में हम फिर पूरा बजट देंगे तो हमारी विजय निश्चित है। क्या महंगाई या बेरोजगारी से कोई रास्ता दिखाई पड़ा? इससे ज्यादा बेकार का बजट मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मैंने तो नहीं देखा। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री की दृष्टि को आगे ले जाते हुए, विजन को आगे ले जाते हुए 1 लाख करोड़ रुपया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था किया है। अब फिक्र की ऐसी खबर जिसका कनेक्शन भारत से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से है, लेकिन जिक्र पिछले 24 घंटे से हिंदुस्तान में। जरा सोचिए, अमेरिका का एक ऐसा अरबपति जो मेटा का संस्थापक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का मालिक है, राजनीतिक रसूख इतना कि चुटकी बजाते ही दुनिया के किसी भी देश के प्रमुख से बात कर सकता है, उनसे मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं मार्क ज़करबर्ग की, जिसे अमेरिकी सेनेट में जुडिशरी कमेटी के सामने कहा गया है कि आपके हाथ खून से रंगे हैं, और ज़करबर्ग ने सबके सामने माफी भी मांगी। हम आपको ज़करबर्ग की वो माफी सुनाएंगे और साथ ही पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का वो बयान सुनिए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में। Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. When we had cigarettes killing people, we did some about it, maybe not enough. You're going to talk about guns, we have the ATF. Nothing here. There's not a damn thing anybody can do about it. You can't be sued. सवाल है कि अमेरिकी सेनेटर ने क्यों कहा कि ज़करबर्ग के हाथ खून से रंगे हैं? ऐसा क्या हुआ जो सबके सामने ज़करबर्ग शर्म से लाल हो गए? ज़करबर्ग समेत बाकी टेक कंपनियों के लिए के मालिकों ने माफी क्यों मांगी? क्या अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रही है? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। And come to the table and work with us. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह बयान जुकरबर्ग के सामने सीनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने उस वक्त दिया जब वहां कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी के मालिकों की पेशी हुई। सीनेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी, मेटा, टिकटॉक, एक्स, डिस्कॉर्ड, स्नैप के मालिक और अधिकारी सभी पेश हुए थे। बच्चों के साथ ऑनलाइन हो रहे शोषण और यौन अपराधों के मामलों में जुडिशरी कमेटी ने इन सबसे लंबी पूछताछ की। कई ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब इनके पास नहीं थे। सिवाय सॉरी के, जुकरबर्ग समेत सभी टेक कंपनियों के मालिकों ने इनसे माफी मांगी। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के कई राज्यों में मेटा समेत टेक कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाल दी। इस केस में सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की मानसिक सेहत बिगाड़ने, आत्महत्या के लिए उकसाने और शोषण का शिकार बनाने वाले फीचर भी शामिल किए गए। यही वजह थी कि सुनवाई के दौरान सीनेट में पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद थे। जैसे ही मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हॉल में आए तो आत्महत्या कर चुके बच्चों की तस्वीरें लिए सीनेट में मौजूद कई पेरेंट्स की सिसकियां गूंज उठी। कई लोगों ने गुस्सा जताया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब जुकरबर्ग को आलोचना का सामना करना पड़ा है और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हालांकि इसमें जुकरबर्ग ही नहीं बल्कि स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, डिस्कॉर्ड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। शायद यही वजह है कि इन सभी कंपनियों के सीईओ ने भी सुनवाई। और अब फिक्र पूरे यूरोप की, जहां इस वक्त ट्रैक्टर काल चल रहा है और फ्रांस से लेकर पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और इटली तक सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। ये फ्रांस की सड़कों का नजारा है, जहां किसानों के सामने सिक्योरिटी फोर्स बेबस है। किसान ट्रैक्टर से सड़क पर लगे बैरिकेड तोड़ रहे हैं। पुलिस बेबस नजर आ रही है। जब ट्रैक्टर आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ियों को पीछे हटना पड़ा।
अब फ्रांस की सड़कों पर किसानों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं। पेरिस में 15,000 पुलिस वाले तैनात करने पड़े हैं। नजर रखने के लिए फ्रांस के गृह मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। कई दिनों की प्रोटेस्ट के बाद फ्रांस के किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन घेराबंदी का ऐलान कर दिया। किसानों के ट्रैक्टर तेजी से राजधानी पेरिस की तरफ बढ़ने लगे, जिससे फ्रांस के बड़े हाईवे जाम होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस वक्त फ्रांस में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। फ्रांस के किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो पेरिस पहुंचकर खाने पीने के सामान के सबसे बड़े होलसेल मार्केट रंगिस इंटरनेशनल को घेरेंगे। यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में तेल की कीमतें बढ़ी। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है, क्योंकि उनके लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल महंगा हो गया। जर्मनी में इस साल कृषि में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी 40% कम कर दी जाएगी। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। यूरोप के किसानों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खेती की लागत काफी बढ़ी है, जिससे कमाई घट गई और जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया। इन सभी खबरों के साथ आइए अब देखते हैं देश की तमाम खबरें टॉप 9 में। प्रधानमंत्री मोदी से मिले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। 19 फरवरी को कल की धाम शिलान्यास समारोह में आने का दिया न्योता। आज भारतीय कोस्ट गार्ड ने मनाया 48वां स्थापना दिवस। वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाई। 2030 तक के लिए कोस्ट गार्ड का लक्ष्य भी तय हुआ। पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारी भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगे। मुंबई में शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 दिनों में दूसरी बार हुई पेशी। बिहार के मधेपुरा में टीपी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने किया हंगामा। देर से पहुंचने पर रोके गए। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ हादसा। बारिश के कारण गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पंजाब के मोगा में जमकर ओले गिरे। ओले गिरने से किसान हुए दुखी, कहा फसलें बर्बाद हो गई। उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर हिमाचल के शिमला, मनाली और कुफरी तक में लगातार बर्फबारी। कई जिलों में बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में जारी है भारी बर्फबारी। गुलमर्ग समेत कई इलाकों में गिरी बर्फ। पर्यटक ले रहे मौसम का मजा। और अब रात 10 बजे देखिए मोदी के 10 साल ठहरा चीनी विस्तारवाद, द पीएम फैक्टर।